कभी सोचा है कि जब हम सब इंटरनेट पर होते हैं तो वहां कौन से नियम कानून लागू होते हैं? तो चलिए, आज भारत के इसी डिजिटल संविधान यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को समझते हैं। आज हम इसके सबसे जरूरी हिस्सों को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल हम सबके लिए है, क्योंकि हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब ऑनलाइन ही गुजरता है। और इसका जवाब मिलता है आईटी एक्ट 2000 में। यही वो कानून है जो हमारी पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया की, कह सकते हैं, बाउंड्री सेट करता है। ये एक्ट भारत में ई गवर्नेंस, ऑनलाइन शॉपिंग और साइबर क्राइम्स के लिए एक रोड मैप जैसा है। इसका मेन मकसद तो यही है कि ऑनलाइन दुनिया में एक सिस्टम, एक ऑर्डर बना रहे, ताकि ये हम सब के लिए सेफ और भरोसेमंद हो। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो इसकी नींव देखेंगे, फिर कानून की भाषा को थोड़ा समझेंगे, उसके बाद बात करेंगे साइबर क्राइम और सज़ा की, फिर देखेंगे कि गवर्नेंस का सिस्टम कैसा है, और आखिर में ये कानून टाइम के साथ कैसे बदला है, ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, इसकी नींव से। आखिर इस कानून को बनाने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, ये कानून कोई रातों रात नहीं बना। इसका जो आइडिया है ना, वो आया था यूनाइटेड नेशंस के एक मॉडल लॉ से, जिसका मकसद क्या था? मकसद था कि ऑनलाइन बिजनेस यानी ई कॉमर्स पूरी दुनिया में एक जैसे नियमों से चलें, ताकि सब आसान हो। तो ये 2000 में लागू हुआ, लेकिन फिर 2008 में इसमें बड़े बड़े बदलाव किए गए। और ये ज़रूरी भी था, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही थी, तो कानून को भी तो उसके साथ चलना था ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम सीधे साइबर क्राइम्स की बात करें, कुछ बेसिक टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है जो इस कानून में डिफाइन किए गए हैं। कानून की नज़र में कंप्यूटर का मतलब सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, बल्कि स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, अरे स्मार्ट टीवी भी। मतलब कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को प्रोसेस करती है, उसे कानून की भाषा में कंप्यूटर ही माना जाता है। और हाँ, जब ये सारी डिवाइसें, मान लीजिए फ़ोन और लैपटॉप, वाईफाई से कनेक्ट हो जाती हैं, तो बस इसी को कानून कहता है कंप्यूटर नेटवर्क। है ना सिंपल? इसे ऐसे समझिए, जैसे हम किसी कागज़ पर साइन करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट, मतलब प्रमाणित करने का तरीका है। समझ लीजिए, ये हमारी डिजिटल दुनिया की स्टैंप है। अच्छा, अब आते हैं इस कानून के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जो हम सबसे सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। ये वो सेक्शन है जहां ऑनलाइन क्या करना गैर कानूनी है, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके क्या नतीजे होंगे, मतलब क्या सज़ा मिलेगी, ये सब बिल्कुल साफ साफ लिखा है। और देखिए, कानून ने कितनी बारीकी से अलग अलग ऑनलाइन क्राइम्स को डिफाइन किया है। जैसे किसी सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना, जिसे कहते हैं टैम्परिंग, या फिर किसी के अकाउंट में जबरदस्ती घुसना यानी हैकिंग, किसी और का पासवर्ड यूज करके उसकी पहचान चुराना, या फिर किसी की परमिशन के बिना उसकी प्राइवेट तस्वीरें खींचना और शेयर कर देना। ये सब बहुत सीरियस क्राइम्स हैं, और इन सब के लिए सजा भी तय की गई है। लेकिन कुछ अपराध ऐसे भी हैं जिन्हें लेकर कानून का रवैया जीरो टॉलरेंस वाला है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और इन्हीं में से एक है साइबर टेररिज्म। इसके लिए है सेक्शन 66F। ये सेक्शन खास तौर पर उन एक्टिविटीज को टारगेट करता है जो देश की यूनिटी, सिक्योरिटी, मतलब एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। सोचिए, जैसे हैकिंग के जरिए देश के किसी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठप कर देना। और इसकी सजा से ही अंदाजा लग जाता है कि यह कितना गंभीर मामला है। सजा है आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यहां कोई फाइन या कुछ साल की जेल का कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है। इसी तरह का एक और गंभीर मामला है अश्लील यानी ऑब्सीन मटेरियल को ऑनलाइन पब्लिश करना। और हां, अगर कोई ये गलती दोबारा करता है, मतलब रिपीट ऑफेंडर है, तो सजा और जुर्माना दोनों ही बढ़ जाते हैं। इससे पता चलता है कि कानून बार बार होने वाले क्राइम्स को लेकर कितना सीरियस है। संदेश एकदम साफ है, गलती दोहराने की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, ये कानून सिर्फ क्राइम और पनिशमेंट बताकर खत्म नहीं हो जाता, बल्कि इसे लागू करने के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम भी बनाता है। तो चलिए अब जरा उन अधिकारियों और प्रोसेस पर नजर डालते हैं जो इस कानून को असल में लागू करते हैं। मान लीजिए किसी अधिकारी ने कोई फैसला दिया और कोई उससे खुश नहीं है, तो क्या होगा? उसके लिए अपील करने का एक क्लियर रास्ता दिया गया है। पहले मामला जाता है साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल में और उसके बाद हाई कोर्ट में। लेकिन यहाँ एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और वो है टाइम। अपील के लिए सिर्फ 45 और 60 दिन का ही टाइम मिलता है। मतलब जो भी करना है तेजी से करना होगा। और यहीं पर सरकार की एक बहुत बड़ी पावर भी सामने आती है।
देश की सुरक्षा या पब्लिक ऑर्डर के नाम पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास किसी भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करने की पावर है। ये इस कानून का एक बहुत ही पावरफुल और हाँ, कभी-कभी काफी कंट्रोवर्शियल हिस्सा भी रहा है। अब आखिर में एक बहुत जरूरी बात, ये समझना जरूरी है कि डिजिटल दुनिया का कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है, समाज बदलता है, तो कानून को भी उसके साथ साथ बदलना ही पड़ता है। ये एक इवॉल्विंग लॉ है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सेक्शन 66A। अब इसमें क्या था कि आपत्तिजनक यानी ऑफेंसिव मैसेज भेजने पर किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि ऑफेंसिव क्या है ये ठीक से डिफाइन ही नहीं था, तो इसका बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा था। फिर आया मशहूर श्रेया सिंगल केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आज़ादी के खिलाफ है और इसे रद्द कर दिया। तो ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे हमारी अदालतें कानून को टाइम के साथ बैलेंस करती हैं। एक और ऐसा ही उदाहरण देखते हैं। पहले डेटा प्रोटेक्शन के लिए सेक्शन 43A था। इसका फोकस मेनली इस बात पर था कि अगर किसी कंपनी से डेटा लीक होता है तो वो मुआवजा देगी। लेकिन अब 2023 में आ गया है नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी DPDP एक्ट, और इसने काफी हद तक इसकी जगह ले ली है। ये जो नया कानून है ना, ये सिर्फ मुआवजे की बात नहीं करता, बल्कि हमारे डेटा पर हमारे क्या अधिकार हैं इस पर ज्यादा फोकस करता है, और ये एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। जिस स्पीड से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक जैसी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, क्या हमारा कानून हमेशा उनके साथ साथ चल पाएगा? क्या वो हमेशा एक कदम आगे रह पाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही हमारे आने वाले डिजिटल भविष्य की शक्ल तय करेगा।